आप आतंकवादियों के लिए लगाया करते थे, आप दंगेबाजों के लिए लगाया करते थे, वो आप छात्रों के लिए, पत्रकारों के लिए और आम नागरिकों के लिए लगा रहे हैं। चाहे भीमा कोरेगांव का मामला था, चाहे जेएनयू का मामला था, जामिया का मामला था, एनआरसी, इनके किसी भी मुद्दे में बिना मुस्लिम के कुछ नहीं होता। तो उन 70% को हटाने के लिए और 10% को लाने के लिए इन 20% मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के आतंकवादी दरअसल पुलिस कमिश्नर खुद फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। मुस्लिमों के घर पे जाके कह रहे हैं कि आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। क्यों कह रहे हो आप? इसका मतलब यही है ना कि वहाँ पे चीज़ें जलाई गई हैं। हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री यूपी का, वो खुद दंगों को भड़काते हैं। उनके तमाम, जैसे कि इनकी खुद की सांसद ये कहती हैं हम तो गॉड सेवादी हैं, वैसे ही आप देखिए गृह मंत्री पे खुद पे ही हत्याओं के आरोप हैं, अपहरण के आरोप हैं। जो आदमी आपको धर्म के नाम पर मार सकता है, वो कल आपको जाति के नाम पे भी मारेगा। मेरे जैसे तमाम देशवासियों ने खुद मोदी को चुना है, लेकिन धीरे धीरे उनकी आंखें खुल रही हैं। डरा हुआ पत्रकार एक डरा हुआ नागरिक पैदा करता है। ना मुझे मोदी से लगता है, ना शाह से लगता, और ना इस यूएपीए से लगता। मेरे साथ इस समय श्याम मीरा सिंह हैं। आपने सुना होगा, देखा होगा इनको। ये खुद पेशे से पत्रकार हैं। आज तक में काम कर रहे थे। लगातार सत्ता से सवाल पूछना इनकी मानो जैसे आदत हो गई है। सत्ता से सवाल पूछने की वजह से आज तक से इन्हें निकाल दिया गया। अब ये न्यूज़ क्लिक में बतौर सीनियर सब एडिटर की हैसियत से काम कर रहे हैं। इनके अलावा 101 लोगों पे यूएपीए लगाया गया है। 102 लोगों पे यूएपीए लगाया गया, जिसमें से एक श्याम मीरा सिंह भी है। हैरत की बात यह है कि 102 लोगों में से सिर्फ श्याम मीरा सिंह ऐसे हैं जो नॉन मुस्लिम यानी गैर मुस्लिम है। बाकी 101 लोगों पे जो यूएपीए लगाया गया वो सारे के सारे मुस्लिम हैं। 102 लोगों पे लगाया गया, 101 मुस्लिम हैं। आप अकेले हिंदू हैं। लगातार जो इससे पहले चलाया जा रहा था कि पत्रकारों के ऊपर यूएपीए लगाया जा रहा था, उसके बाद वकीलों के ऊपर लगाना शुरू किया इन लोगों ने। अब तो एक्टिविस्टों के ऊपर लग रहा है। बिल्कुल, मुझे लगता है केवल एक्टिविस्ट ही नहीं, या केवल छात्र ही नहीं, केवल पत्रकार ही नहीं, बोलने वाली हर आवाज़ जो सरकार से सवाल कर सकती है, या मोदी, शाह, त्रिपुरा पुलिस से सवाल कर सकती है। अगर किसी का घर जलाया जा रहा है तो वो कोई भी आवाज़ जो ये कहती है कि ये घर जलाया जा रहा है, उस हर आवाज़ को दबाने की ये एक कोशिश है। और ये कोई कोशिश आज पहला अटैम्प्ट नहीं है इनका। ये 2014 से जब से ये आए हैं, ये पूरी प्रक्रिया आप देख सकते हैं कि यूएपीए जैसा कानून, जिसे आप आतंकवादियों के लिए लगाया करते थे, आप दंगेबाजों के लिए लगाया करते थे, वो आप छात्रों के लिए, पत्रकारों के लिए और आम नागरिकों के लिए लगा रहे हैं। तो जैसा कि आपने खुद बताया कि इसमें 101 मतलब मुस्लिम हैं, और केवल मैं एक हिंदू हूँ, और एक नैना नाम की एक लड़की और है। वो फेक आईडी है या नहीं है, एक वो और हैं। तो बाकी सारे मुस्लिम्स हैं। दरअसल मुस्लिम्स को क्यों टारगेट किया जा रहा है लगातार, वो ये है कि इनकी अगर आप पॉलिटिक्स देखेंगे, वो पूरी एक अपर कास्ट पॉलिटिक्स है। अपर कास्ट में भी इनकी पूरी पॉलिटिक्स जो आरएसएस और भाजपा की है, वो एक खास जाति में भी खास वर्ग की, केवल पैसे वाले लोगों की, पूंजीपति वर्ग की है। उसको बचाने के लिए इन्होंने एक कॉमन दुश्मन चुना। कॉमन दुश्मन एक ऐसा दुश्मन जिसके प्रति लोगों में पूर्वाग्रह पहले से हों। इस समाज में आप हिंदुओं की किसी भी जाति को उठा के देख लें तो मुस्लिमों के प्रति एक लोगों में एक शक, एक संदेह और एक गैप है। मुस्लिम्स में भी हिंदुओं के प्रति है और हिंदुओं में मुस्लिम्स के प्रति है। तो इन्होंने उस गैप का फ़ायदा उठाया। आप देखेंगे कि बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जिन्होंने कभी मुस्लिम देखे ही नहीं, जिन्होंने कभी मुस्लिम से कोई सामान नहीं खरीदा, जिनका कोई दोस्त नहीं रहा, जो कभी एक हॉस्टल में साथ नहीं रहे। तो मुस्लिम और हिंदुओं के बीच का जो कल्चरल गैप है, उस गैप का फ़ायदा उठाने के लिए इन्होंने एक कॉमन दुश्मन बनाया, मुस्लिम। आज ये मुस्लिम को कुछ भी कह दें, पहले तो इन्होंने मुस्लिम को बदनाम किया कि ये टेररिस्ट हैं, ये जिहादी हैं, ये एंटी इंडिया हैं। अब जब इन्होंने पहले इनको क्रिमिनल घोषित कर ही दिया पूरे समाज को, उसके बाद अब ये कुछ भी करें, अब ये यूएपीए लगाएं, कोई भी एफआईआर लगाएं, बलात्कार का केस लगाएं, या ये कुछ भी केस लगाते हैं, ये तो प्रूव हो ही गया। जब आपने पहले एक समाज को अपराधी घोषित कर ही दिया, तो यही रीज़न है कि इन्होंने 101 मुस्लिम को लिखा। और एक मेरा जैसा एक आप ये कह सकते हैं कि आपने एक पूरा एक साम्राज्य जिसके आप तैयार करना चाहते हैं, उस पर एक काला टीका लगा दिया। तो आपने मेरा नाम लगा के उस पर नज़र ना लगे। तो मुस्लिम को दबाने के लिए जो एक साम्राज्य आपने खड़ा किया है, उसमें भी अपर कास्ट और जो पूंजीपति वर्ग का एक पूरा वो है। तो ये सवाल मेरे अधिकारों का बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल इस चीज़ को स्पष्ट करता हूँ। जो भी दर्शक हैं या बाकी लोग हैं, ये
मेरा सवाल नहीं है, ये उन तमाम वंचित वर्ग, मुस्लिम वर्ग, दलित, एससी, एसटी, ओबीसी जिनके भी बीते दिनों में आरक्षण ख़त्म किए गए। आप देख सकते हैं जिस तरह से इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया ताकि आरक्षण ना लाया जाए। तो ये उन सारी आवाज़ों को दबाने के लिए एक पूरा एक प्रक्रम है, और ये कोई एक कड़ी नहीं है। ये लगातार आप देखेंगे किसान आंदोलन से लेके, चाहे भीमा कोरेगांव का मामला था, चाहे जेएनयू का मामला था, जामिया का मामला था, एनआरसी से, इनके किसी भी मुद्दे में बिना मुस्लिम के कुछ नहीं होता। अगर ये जनसंख्या कानून भी लेके आ रहे हैं उसमें भी ये मुस्लिम को ही टारगेट करते हैं, उसमें भी इनके विधायक मुस्लिम पे ही सवाल करते हैं कि उनकी संख्या ज़्यादा है, उनकी वजह से। तो ये पूरा एक प्रपंच जो है, मैं अब भी अगर इसमें भी अगर आप डिमार्केशन के लिए कहें कि क्या ये मुद्दा मुस्लिम का है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। ये मुद्दा एससी, एसटी, ओबीसी की जो लीडरशिप उभर के आ रही थी, वो जो लोग एजुकेशन में आ रहे थे, वो लोग यूनिवर्सिटियों में आ रहे थे, उनको दबाने के लिए। उनकी संख्या ज़्यादा है, मुस्लिम की कितनी है? 20%, उनकी है करीब 70% करीब। तो उन 70% को हटाने के लिए और 10% को लाने के लिए इन 20% मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। तो इस पूरे प्रोग्राम को उसी में ही देखा जाना चाहिए। अच्छा, ये अभी देखा आपने कि फैक्ट फाइंडिंग जो त्रिपुरा पिछले 3 हफ्तों से जल रहा था, जलने से मेरा मुराद है, चूँकि इसी वर्ड पे आपको यूएपीए लगाया है, तो मैं इस जलने का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। लेकिन त्रिपुरा के जो हालात थे, जिस तरह से वहाँ कम्युनल वायलेंस देखा गया, तकरीबन 19-20 मस्जिदों को तोड़ा गया, उनका जो होली बुक है उनको जलाया गया, घरों दुकानों को तोड़ा गया, जलाया गया, नुकसान पहुँचाया गया। उसको लेकर 4 वकील यहाँ से फैक्ट फाइंडिंग टीम की वकील जाती है पता करने कि एक्चुअली वहाँ हुआ क्या है, जो रिपोर्ट लाकर यहाँ देना था सुप्रीम कोर्ट में। उनमें से 2 वकील के ऊपर यूएपीए लगाया गया। इसके अलावा आप हैं, आपकी के साथ साथ 101 लोग जो भी हैं जिनके जो लगातार त्रिपुरा को लेकर आवाज़ उठाते रहे। सवाल मेरा ये है कि लगातार एक तरफ सोशल मीडिया पे सच्चाई देख रही है, लेकिन जो बोलकर आपके ऊपर यूएपीए लगाया गया है वो सोशल मीडिया पे दिख रहा है, लेकिन वहाँ की सरकार या प्रशासन मानने से इनकार कर रहा है। जो सवाल कर रहा है उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया जा रहा है। बिल्कुल, अगर सरकार की हम बात करें तो आप देखेंगे इस देश का जो गृह राज्य मंत्री जो टैनी साहब थे, जब लखीमपुर खीरी का मामला हुआ तो वो कहते रहे कि मेरा बेटा तो 4 किलोमीटर दूर था, कहते रहे, दावा करते रहे। और वो खुद उनका मंत्री जी का बेटा टीवी पे आकर बोलता है कि मैं तो वहाँ था ही नहीं। लेकिन फिर और सरकार का स्टैंड रहता है, मंत्रियों का स्टेटमेंट रहता है कि वो वहाँ नहीं थे और उन 4 किसानों के प्रति कोई संवेदना नहीं व्यक्त की जाती है। लेकिन एक वीडियो वायरल होती है, और अगर वो वीडियो वायरल नहीं होती जिसमें टैनी साहब के बेटा जी किसानों पर गाड़ी चढ़ाते हुए दिखते हैं, अगर वो वायरल नहीं होती तो इसी तरह से यही कहा जाता कि त्रिपुरा में तो कुछ नहीं हुआ। त्रिपुरा में अगर नहीं कुछ हुआ है, अगर त्रिपुरा में मुस्लिमों के घर नहीं जलाए गए हैं, और अगर वो 2 साइड है तो हिंदुओं की कोई साइड तो दिखती है, हिंदुओं का कोई घर जलाया हुआ तो दिखता, हिंदुओं का कोई पीड़ित तो दिखाई देता। अगर ऐसा होता तो उसे मान सकते थे कि कोई दंगा हुआ है, कि 2 पक्षों में हुआ है। लेकिन वहाँ तो एक तरफा हुआ है। पहले बंगाल में कुछ घटनाएं होती हैं, बांग्लादेश में, और वहाँ की सरकार उस पर कार्रवाई करती है। करीब 400 लोगों पे वहाँ पे केस लगाए जाते हैं जिन्होंने भी हिंदू मंदिरों के साथ नारेबाजी की, पत्थरबाजी की, और उन पर वहाँ की सरकार कार्रवाई करती है। वहाँ की प्रधानमंत्री ये कहती है कि आप भारत में भी इस तरह की कार्रवाई करिए ताकि वहाँ के अल्पसंख्यक सुरक्षित रहें। जैसे हम यहाँ के हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कमिटेड हैं, वैसे ही आप भी करें ताकि हमारे यहाँ पे दिक्कत ना आए। लेकिन अगले ही दिन हम देखते हैं कि भाजपा के कुछ नेता ये कहते हैं कि इसका बदला भारत में लीजिए, और फिर उसके ही अगले दिन और दूसरे दिन हम देखते हैं कि त्रिपुरा में विश्व हिंदू परिषद के गुंडे, और मैं कहूँगा आतंकवादी, विश्व हिंदू परिषद के आतंकवादी जाके रैलियाँ निकालते हैं, और फिर अगले ही कुछ मिनट में फिर वीडियो आने लग जाते हैं कि त्रिपुरा में मुस्लिमों के घर जलाए जा रहे हैं, मस्जिदें जलाई गई। आप अगर इस बात को कहते हैं कि मस्जिद नहीं जलाई गई तो आप उसकी वीडियो जारी कर दीजिए, जिस मस्जिद का क्लेम किया जा रहा है आप दिखा दीजिए कि मस्जिद नहीं जलाई गई। आप क्या कर रहे हैं, त्रिपुरा पुलिस क्या कर रही है कि अधिकारियों से स्टेटमेंट दिला रही है। अब जाके वहाँ के मौलवी से दिलवाइए ना, वहाँ की मुस्लिम जनता का स्टेटमेंट दिखवाइए, वहाँ मस्जिद के सामने खड़े होकर दिखाइए कि देखिए ये रही मस्जिद और ये रही, ये तो झूठा आरोप है। ऐसा तो है नहीं। आप अधिकारियों को ला के कह देते हैं कि सब शांति है, सब शांति है। तो फिर ये त्रिपुरा में जो जलाई गई हैं चीज़ें, फैक्ट्स फाइंडिंग टीम ने जो वहाँ जाके देखा कि 11 मस्जिदों के साथ छेड़छाड़ की गई है, ऐसा फैक्ट्स फाइंडिंग टीम का कहना है, और तमाम दर्जनों मुस्लिमों के घर जलाए गए, दुकानें जलाई गई। तो फिर आप बताइए ना कि ये नहीं जलाए गए। वहाँ पे तो उन्होंने वीडियो दिखाएं, उन्होंने आपको साक्ष्य दिखाएं, क्या आप उन साक्ष्यों को भी नकार सकते हैं? नहीं, कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाई जा रही है, त्रिपुरा में ऐसा कुछ नहीं है जितना बदनाम किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। मैं कह रहा हूँ कि ये हाँ, पुलिस कमिश्नर का कहना है। ये जो पुलिस कमिश्नर ये कह रहे हैं कि पत्रकार फेक न्यूज़ फैला रहे हैं,
दरअसल पुलिस कमिश्नर खुद फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, उन पे यूएपीए लगना चाहिए। क्योंकि वो तमाम जो निर्दोष नागरिक हैं जिनके घर जलाए गए, उनके प्रति जो अत्याचार किया गया, आप उसको नकारते हैं। आपको एक पुलिस कमिश्नर की जो भूमिका निभानी थी, आप हिंदुओं के कमिश्नर नहीं हैं, आप ईसाइयों के कमिश्नर नहीं हैं, आप पूरे देश के कमिश्नर हैं। आप जो भी देश के नागरिक हैं या प्रदेश के नागरिक हैं, आपके ज़िले में जितने भी लोग आते हैं वो उन सब के हैं। अगर मुस्लिमों का घर जलाया जा रहा है और आप जाके मुस्लिम्स को ही कह रहे हैं कि आप चुप रहिए, आप शांत रहिए, अगर घर नहीं जलाए गए तो क्यों शांत रहने के कह रहे थे आप? आपकी वीडियो वायरल है, आपकी एसपी, आपकी डीएसपी जाके मुस्लिमों के घर पे जाके कह रहे हैं कि आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। क्यों कह रहे हो आप? इसका मतलब यही है ना कि वहाँ पे चीज़ें जलाई गई हैं, मुस्लिम लोगों में वहाँ पे आक्रोश है। तो ये जो पूरा आप देख सकते हैं कि पुलिस का जो काम है, और पुलिस का स्टेटमेंट कभी भी वो आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। पुलिस खुद आप देख सकते हैं दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस की क्या भूमिका थी, इतनी तमाम वीडियो वायरल हो रही थी। दिल्ली पुलिस खुद आतंकवादियों के पीछे खड़ी है, खुद पत्थर फेंक रही है लोगों के घरों पे, खुद लोगों को डंडे से मार रही है, खुद सीसीटीवी तोड़ रही है, सबूतों को खुद मिटा रही है, और आप खुद दंगाइयों के साथ मार रहे हैं। तो हमारी जो पुलिस का एक बहुत बड़ा वर्ग अपने धर्म से प्रेरित है, और मैं ये नहीं कहता कि धर्म के प्रति आपकी आस्थाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब आप आर्मी में, जब आप पुलिस में, तो आप पूरे देश के लिए माने जाते हैं कि आप उन सबकी सुरक्षा करेंगे। उसमें फिर मुस्लिम भी आते हैं। जब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बांग्लादेश में हमारे मुस्लिमों को, हमारे हिंदुओं की रक्षा की जाए, तो हमें इस बात की भी चिंता करनी चाहिए कि हमारे देश में जो भी अल्पसंख्यक समूह हैं, चाहे वो बुद्ध हों, चाहे वो कम्युनिस्ट हों, चाहे वो मुस्लिम हों, चाहे वो ईसाई हों, उन सब की सुरक्षा हम करें। लेकिन अगर हम इस बात पे आ जाएं कि बांग्लादेश के कुछ अराजक तत्वों का बदला हम भारत में लेंगे, ऐसे तो फिर सऊदी अरब के लोग भी कह देंगे कि त्रिपुरा में लोग जलाए गए, भारत के लोगों को मारा जाए। ऐसे तो अमेरिका के लोग भी भारत के हिंदुओं पे अत्याचार करना शुरू कर देंगे, वो कहेंगे कि आपने हमारे यहाँ की, भारत में हमारी चर्च तोड़ी। ऐसे तो आप सबसे ज़्यादा, सरकार ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, बोला है, पर यहाँ पे कुछ भी स्टेटमेंट नहीं आया सरकार की तरफ से। देखिए, कोई भी, जहाँ पे देवता रहते हैं वहाँ पे राक्षस भी रहते हैं, है ना। क्राइम एक समाज में रहता है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो ममता बनर्जी की सरकार हो, या वो चाहे वो राजाओं के समय का दौर हो, चाहे वो मुगलों के दौर का हो, चाहे महाराणा प्रताप के दौर का हो, चोरियाँ, दंगे, लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन वहाँ पे ये देखा जाता है कि राजा कैसे बिहेव कर रहा है, एक मुख्यमंत्री कैसे बिहेव कर रहा है, एक प्रधानमंत्री कैसे कह रहा है। हमारे देश का मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री यूपी का, वो खुद दंगों को भड़काते हैं। खुद वहाँ के त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का कोई स्टेटमेंट नहीं आता। जबकि आप देखिए बांग्लादेश में, मैं ये नहीं कहता कि बांग्लादेश एक लोकतांत्रिक देश हो गया, लेकिन एक प्रधानमंत्री को, एक मुख्यमंत्री को जो भूमिका निभानी चाहिए वो वहाँ की प्रधानमंत्री ने निभाई। वो एक ग्राम प्रधान को भी निभानी चाहिए, एक जिला अधिकारी को भी निभानी चाहिए। लेकिन आप बताइए, त्रिपुरा में इतने लोगों को मारा गया, क्या किसी ने कंडेम किया उस चीज़ को? क्या इतने लोगों के घर जलाए गए? क्या किसी बीजेपी के एक मंत्री का स्टेटमेंट आया? इतने किसान मारे गए, लखीमपुर खीरी में 4 किसान मारे गए, क्या किसी भी भाजपा नेता ने, एक ने भी ये कहा कि ये 4 लोग जो मारे गए वो गलत मारे गए? तो आप सरकार का पक्ष लेके जनता का पक्ष नहीं जान सकते हैं। सरकार के पास तो पहले ही मशीनरी है, एक पूरा साम्राज्य है, वो अपने बारे में बता सकती है, लेकिन जनता के पास क्या है? त्रिपुरा की जनता के बारे में अगर यहाँ के दिल्ली के 2-4 पत्रकार नहीं होते और उसके बारे में नहीं लिख रहे होते, तो किसी को नहीं पता होता कि त्रिपुरा में हो क्या रहा है। अच्छा, ये 100 से ज़्यादा लोगों पे यूएपीए लगाया गया, ये बहुत गंभीर धारा है। 100 से ज़्यादा लोगों पे एक बार यूएपीए लगा, कैसे देख रहे हैं इसको आप? क्या मंशा है सरकार का इसके पीछे? मुझे लगता है कि ये सरकार बिल्कुल आमादा है कि हम चुनाव प्रक्रिया में, जैसा कि इनके ही मंत्री ने एक बार कहा था कि हम तो यहाँ संविधान बदलने आए। उनके तमाम, जैसे कि इनकी खुद की सांसद ये कहती हैं हम तो गॉडसेवादी हैं, प्रज्ञा ठाकुर कहते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री खुद ये कहते हैं कि यहाँ पे अगर शमशान बनाए तो यहाँ कब्रिस्तान बनाए। इस तरह की उनकी भाषा रहती है। और अभी भी वो कहते हैं कि कपड़ों से पहचानो। जब इस देश का प्रधानमंत्री, उन पे खुद पे आरोप रहे कि उन दंगों में उनका एक इन्वॉल्वमेंट था। संजीव भट्ट के नाम के एक IPS अधिकारी जो अभी जेल में हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की भूमिका, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, दंगों में रही है, वो शांत रहें। वैसे ही आप देखिए गृह मंत्री पे खुद पे ही हत्याओं के आरोप हैं, अपहरण के आरोप हैं। अदालत ने उन्हें तड़ी पार कर दिया। एक ज़माना था, एक टाइम था जब उन पे CBI की जांच चल रही थी, आज CBI उनके अंडर में। तो जब अपराधी किस्म के अगर व्यक्ति देश के जिन पे आरोप लगे हत्या के, दंगों के, मारपीट के, अगर वही देश के गृह मंत्री बन जाएंगे, जैसे जिन टैनी साहब की हम बात कर रहे हैं, उन पे भी हत्याओं के चार्जेस हैं, उन पे भी इस तरह के चार्जेस हैं, अपराधी किस्म की पृष्ठभूमि उनकी भी रही है। जब अपराधी ही इस देश के शासक बन जाएंगे तो आप न्याय की क्या उम्मीद कर सकते हैं? तब फिर 101 क्या 1001 हो जाए, फिर 1,00,001 हो जाए, ये सब
सारे लोगों को ये टारगेट करेंगे। और उसमें मैं एक चीज़ जानता हूँ, मैंने अंग्रेजी में एक चीज़ पढ़ी थी, उसका हिंदी में बता रहा हूँ कि उसमें उन्होंने ये कही थी कि अगर किसी समाज में एक व्यक्ति भी असुरक्षित है, एक जाति भी असुरक्षित है या एक धर्म भी असुरक्षित है, तो उस समाज का एक भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। जो आदमी आपको धर्म के नाम पर मार सकता है, वो कल आपको जाति के नाम पे भी मारेगा, वो कल परसों आपको आलोचना के नाम पे मारेगा, अगले दिन वो आपको आपके कपड़ों के ऊपर मारेगा, आपकी सोच के ऊपर मारेगा। तो अगर जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि आज मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, तो वो लेट अवेयर ये समझ लें कि अगर लोकतंत्र ख़त्म किया जा रहा है तो वो मुस्लिमों के लिए ही ख़त्म नहीं किया जा रहा। अगर चाकू मारने वालों को अगर पुरस्कारित किया जा रहा है तो वो चाकू मारने वाला एक दिन आपको भी मारेगा। अगर दंगाइयों को अगर प्रोत्साहन मिलेगा तो वो एक दिन अब आपके भी घर पे पहुँचेगा, आपके भी बच्चे के गर्दन पे वो एक दिन चाकू लगा देगा। अच्छा, यूएपीए जिन लोगों पे लगाया गया है, जो अभी तक हमने देखा है, मिसाल के तौर पे उमर खालिद देखिए, नताशा नरवाल देखिए, या नॉर्थ ईस्ट के कई एक्टिविस्टों पे लगाया गया है। ज़्यादातर यूएपीए लगाने जिनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगाया गया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाया है पुलिस प्रशासन को, ये बोल के कि आप ऐसे गंभीर आरोप किसी के ऊपर नहीं लगा सकते हैं क्योंकि प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं, साक्ष्य नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। डॉक्टर का साक्ष्य तो प्रधानमंत्री अपनी डिग्री का भी नहीं दे पाए, है ना। साक्ष्य की अगर हम बात करें, और फैक्ट से तो सबसे ज़्यादा डरते हैं। बात अगर हम उमर खालिद या बाकी सारे लोगों की करें और साक्ष्य की बात करें, आप देखेंगे डॉक्टर कफील के मामले में जिन्हें 2 बार गिरफ्तार किया गया, अदालत ने क्या कहा कि उनका भाषण सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने वाला था, प्रेम और मोहब्बत की बात कहने वाला था, ये तो देश विरोधी था ही नहीं, और फिर उन्हें 6 महीने बाद रिहा किया जाता है। तो ऐसे तमाम मामले हैं जिनमें अदालतों ने आगे आके ये बात कही है। लेकिन मुझे लगता है कि अदालतों को अब समय रहते हुए, इस देश के न्यायाधीशों को समय रहते हुए ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर किसी पत्रकार की बोलने की आज़ादी का हनन किया जा रहा है, अगर किसी धर्म से जुड़े हुए, खास धर्म से जुड़े हुए लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तो सुरक्षित आप 31 लोग भी नहीं हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। आप देखेंगे कि मुझे लगता है कि यूएपीए लगाना ना, अगर आज आप एक ट्वीट करते हैं तब यूएपीए लग जा रहा है, आप कुछ बोलते हैं तो ट्वीट लग जाता है, आप किताब जारी कर रहे हैं तब यूएपीए लग रहा है। तो पहले ये अपवाद स्वरूप लगता था, लेकिन अब ये रूटीन बन चुका है। अब कितने लोग बार बार अदालतों में जाएंगे? अब सबके पिता शाहरुख खान तो है नहीं है, सब लोग आर्यन खान तो है नहीं है कि उनके पिता उनके लिए 20 वकील लगा देंगे। अब बताइए कि मुझे ये लिखने के लिए कि त्रिपुरा में घर जलाए जा रहे हैं, मैंने ये लिखा कि केवल त्रिपुरा इज बर्निंग, कि त्रिपुरा जलाया जा रहा है, इस बात को लिखने के लिए क्या मुझे हर बार सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा? ये सुप्रीम जो हमारे संविधानविद थे जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने ये चीज़ मेंशन की कि इस देश की संविधान को बचाने की जिम्मेदारी इस देश की अदालतों की है, इस देश की सुप्रीम कोर्ट की है। अगर हम बार बार इन हर सेंटेंस के लिए यूएपी झेलेंगे और बार बार हम जाके सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये हमारे अधिकारों का सुरक्षा नहीं है। मुझे लगता है कि इस चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट को आना चाहिए कि वो इस देश के नागरिकों के बोलने की आज़ादी की सुरक्षा करे। अब आप बताइए कि 3 शब्द मैं नहीं लिख सकता हूँ कि अगर किसी का घर जलाया जा रहा है और मैं ये कहूँ कि ये घर जलाया जा रहा है, क्या इस पर यूएपीए के चार्जेस लगते हैं? ये बात इस देश की अदालतों को सोच लेनी चाहिए कि अगर एक भी नागरिक के अधिकार का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए 31 जज भी सुरक्षित नहीं। आपको इंडिया टुडे से निकाला जाता है, प्रशासन से, सत्ता से सवाल पूछ रहे थे ट्वीट की वजह से। उसी दूसरे ट्वीट की वजह से आपने अभी त्रिपुरा के हालात पे ट्वीट किया, आपके ऊपर यूएपीए लगाया जाता है। अभी देख रहे हैं देश में कैसा माहौल है, कोई खिलाफ बोल रहा है तो उसके ऊपर कुछ चार्ज लगा दिया जा रहा है, कहीं उठा लिया जा रहा है, कहीं गाड़ी चढ़ा दी जा रही है। आपको डर नहीं लग, आप इस तरह से सोशल मीडिया पे पुलिस के अकॉर्डिंग आप भड़का रहे हैं हिंसा? हिंदी में एक मुझे याद नहीं है वो किन्होंने लिखी थी, कि उनकी एक ये लाइन थी कि जुल्म आखिर जुल्म है और बढ़ता है तो मिट जाता है। तो डर के साथ एक चीज़, उसकी एक खामी भी है, डर लोगों को डराता तो है, लेकिन डर अपने साथ डराने की भी एक मशीन है कि वो डराता तो है लेकिन वो डर को ख़त्म भी कर रहा होता है। तो जब आप बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा जुल्म करोगे और उनको डराओगे तो एक ना एक दिन वो उस खौफ से बाहर आ जाते हैं। जैसे कि एक और किसी शायर ने या किसी कवि ने कही थी कि तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचाओ बाज़ार में आ निकला है, कहीं नारा कहीं सोला तो कहीं पत्थर बनकर। तो आज जो लोग बोल रहे हैं, जैसे मैं कभी नहीं लिखता था 2019 से पहले, एनआरसी सीए के आंदोलन से पहले मैं कभी नहीं लिखता था, और इवन मैं एक टाइम पर मोदी का समर्थक रहा हूँ।
मेरे जैसे तमाम इस देशवासियों ने खुद मोदी को चुना है, लेकिन धीरे धीरे उनकी आंखें खुल रही हैं और वो देख रहे हैं कि नहीं, इस देश के साथ कुछ गड़बड़ है और भारी गंभीर गड़बड़ है। तो उसके बाद जब लोग समझ रहे हैं और वो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, आज मैं आया हूँ, धीरे धीरे बाकी लोग आएंगे। अब पत्रकार को डर जाना चाहिए? मुझे लगता है कि जैसे कि खुद रवीश कुमार ने एक बात कही थी, मुझे नहीं पता कि वो उनकी बात है या किसी और की है। उन्होंने कहा था कि एक डरा हुआ पत्रकार एक डरा हुआ नागरिक पैदा करता है। तो मुझे लगता है कि इस देश के ना तो किसी पत्रकार को डरने की ज़रूरत है और ना ही किसी नागरिक को डरने की ज़रूरत है। इस देश के संविधान में भले ही इस आज देश की अदालतों की हालत काफ़ी खस्ता है और खुद अदालतों को आज जनता की सपोर्ट की ज़रूरत है। आज जनता को अदालत नहीं बचा पाएगी। आज अदालतों को बचाने के लिए जनता की ज़रूरत है, आज जनता को बदलने की ज़रूरत है। तो अगर बात मेरे डरने की या बाकी लोगों के डरने की बात कही जाए, तो मुझे लगता है कि इतने डर के बावजूद, इतनी कमज़ोर अदालतों के बावजूद, इतने निरंकुश कानूनों के बावजूद इस देश के संविधान में इतनी ताकत है। इस देश के संविधान के आर्टिकल 19(1) में इतनी ताकत है कि आप भूल सकते हैं। मैं ये 3 शब्द लिखने के बाद आज भी अगर खड़ा हूँ तो उस आर्टिकल 19(1) की वजह से खड़ा हूँ और मुझे नहीं लगता इनसे डर। ना मुझे मोदी से लगता, ना शाह से लगता और ना इस यूएपीए से लगता, क्योंकि मुझे पता है कि इस देश का संविधान क्या कहता है और वो मेरे साथ खड़ा है। आप बार बार कहते हैं, आखिरी सवाल, आप बार बार कहते हैं कि पूरा मुल्क जब सोया रहे, खुद की लड़ाई बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल, मैंने एक अंग्रेजी में ही पढ़ा था और हिंदी में बता रहा हूँ इसका, कि उसमें ये था कि जब पूरा विश्व शांत हो तब एक अदब आवाज़ भी ताकतवर बन जाती है। तो ये जब देश सामूहिक लड़ाई के मूड में ना हो, आप देखेंगे कि भगत सिंह का जो दौर था 1931-1930 का दौर था, तब उन लोगों को आतंकवादी कहा जाता था, उनको रोका जाता था, उनके घर के लोगों के द्वारा रोका जाता था। और उस दौर में देश सामूहिक लड़ाई के उतने मूड में नहीं था। हालांकि सबने अवज्ञा आंदोलन जैसे, असहयोग आंदोलन जैसे आंदोलन गांधी जी चला रहे थे, लेकिन बावजूद उसके पूरा देश व्यापक तौर पर, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौर पर जब खड़ा हुआ था, वैसे नहीं था। तो उस सामूहिक ताकत के लिए व्यक्तिगत लड़ाइयाँ बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और खुद भगत सिंह बाद में उन्होंने हिंसा की राजनीति का त्याग किया, लेकिन उन्होंने उस बात को भी समझा कि क्यों असेंबली के आगे बम रखना ज़रूरी है। वो हत्याओं के फेवर में नहीं थे, लेकिन आवाज़ सुनाने के फेवर में थे। इसलिए मेरा मानना है कि अगर जिन भी लोगों को ये लग रहा है कि इस देश में कुछ गड़बड़ चल रही है और किसी को तो बोलना चाहिए, तो वो किसी में उन्हें, मुझे लगता है सबसे पहले अपने आप को चुनना चाहिए कि हम बोलते हैं, बाकी पीछे खड़े हों कोई बात नहीं है, इधर खड़े हों नहीं है कोई बात नहीं है, हमको बोलना है। और हमारी जो लड़ाई है वो हमारी है, अपने खेतों को बचाने की लड़ाई है, हमारे बगीचों को बचाने की लड़ाई है, हमारी खुद की कल्चर, हमारे दोस्तों के बचाने की लड़ाई है, और ये हमारी खुद की लड़ाई है। तो जब आपकी खुद की लड़ाई है तो आप ये मत देखिए कि मेरे साथ श्याम आएगा कि नहीं, कि मेरे साथ मनदीप आएगा कि नहीं, कि मेरे साथ दीपक आएगा कि नहीं। नहीं, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, बाकी समाज आपके साथ चल दे। श्याम मीरा सिंह आगे भी ऐसे लिखते रहेंगे, सत्ता से और हुकूमत से सवाल करते रहेंगे या डर जाएंगे? ये तो मतलब इन्होंने मेरा ही डर ख़त्म नहीं किया है, इन्होंने 101 उन लोगों का भी डर ख़त्म कर दिया है। और अगर मुझे इस बात का दुख है कि इन्होंने आज यूएपीए लगाया, अगर ये लिखने पर यूएपीए लग जाता है तो ऐसी चीज़ें तो मैं 50 बार लिखूँगा। अगर सच बोलने पे अगर यूएपीए लग जाता है तो मुझे लगता है कि मेरे सच बोलने में कहीं कमी थी, हैं, आज उसकी और ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये कल को जेल ले जाते और महीने 2 महीने 1 साल में छूटता हूँ, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ और इस चीज़ का वादा करता हूँ कि मैं इससे तेज़ी से और ज़्यादा मेहनत करके लिखूँगा और ज़्यादा मेहनत करके बोलूँगा। ये श्याम मीरा सिंह थे मेरे साथ। इनसे पहले एक बात बता दूं कि इनके ही बैचमेट रहे मनदीप पुनिया, जिनको लिखने की वजह से प्रशासन ने उठा लिया था, जेल में बंद कर दिया था। श्याम को भी इंडिया टुडे से निकाला गया सिर्फ इस वजह से कि सत्ता से सवाल पूछते रहे। और लगातार ये श्याम मीरा सिंह लिखते रहे हैं, बोलते रहे हैं। आज इनके अलावा 101 लोगों पे यूएपीए जैसे गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। देश में इस समय बहुत डर का माहौल बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि कैसे जर्नलिस्ट से, उसके बाद वकीलों पे लगातार जो पूछ रहा है सत्ता से सवाल या जो सच बोल रहा है उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया जा रहा है, जैसे गंभीर धाराएं लगा दिया जा रहा है। और इस धारा को लेकर सुप्रीम कोर्ट अदालत का बार बार फटकार आ रहा है कि ऐसी धारा आप किसी के ऊपर नहीं लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ा यूएपीए के ऊपर हमेशा से सवालिया निशान रहा है, लेकिन आज ये
जैसे रूटीन का हिस्सा बन चुका है। सहयोगी आशीष के साथ मैं जैसे मुलक, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।